हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त शिव कुमार। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो ये जो पहली वीडियो होने वाली है हमारी दोस्तों, ये स्रोत के बारे में होने वाली है। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत। तो दोस्तों देखो, हमारी जो पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है और इसके बीच में ये सेंटर है, इसका केंद्र बिंदु है। ठीक है, अब इसके बीच में यहाँ से तो कोई खोद के नहीं देख सकता, क्योंकि इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। पृथ्वी की जो त्रिज्या है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, या यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, वो 6370 किलोमीटर है। तो इतनी गहराई पे तो खोद करके कोई नहीं देख सकता, और ना ही ये किसी को आज तक पता है कि वास्तव में हमारी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो अंदर से कैसी है। इसके केवल अनुमान लगाए जाते हैं और अनुमानों के आधार पर ही थ्योरियां बनी हुई हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम पृथ्वी की अंदर की जानकारी हमें किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है। तो उसके दो प्रकार के स्रोत हैं, एक तो प्राकृतिक या अप्राकृतिक स्रोत और दूसरा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्रोत। समझ में आ रहा है। प्राकृतिक स्रोत तो वो स्रोत हैं जो हमें प्राकृतिक स्रोत, जैसे ज्वालामुखी फटता है तो स्वतः फटता है, नेचुरल है, इसमें किसी मानव का हाथ नहीं है, कुछ नहीं है। उल्कापिंड का गिरना या भूकंपों का आना। ठीक है, तो ये हमारे प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं। अप्राकृतिक स्रोत क्या होते हैं? ऐसे स्रोत अप्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं जिनको हमने अपनी वैज्ञानिक खोजों से सिद्ध किया है। जैसे घनत्व, तो ये हम वैज्ञानिक आधार पर ही तो कर रहे हैं हम, तो ये इसलिए ये अप्राकृतिक स्रोत कहलाएंगे, चाहे वो घनत्व हो, चाहे दाब हो, या चाहे ताप हो। ठीक है, अब इसी में हम ये भी समझ लेते हैं कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्रोत क्या होते हैं। तो प्रत्यक्ष स्रोत तो वो हैं जो हमें सीधे सी एक जानकारी दे रहे हैं, जिनसे हमें क्लियर पता चल रहा है कि हाँ, पृथ्वी अंदर से कैसी है। जैसे ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी से पिघला हुआ मैग्मा बाहर आता है जो ठंडा होकर के लावा बन जाता है। तो ये उससे हमें पता चल रहा है कि पृथ्वी अंदर कहीं से न कहीं से तो पिघली हुई अवस्था में है। उल्कापिंडों से ये पता चलता है, जब दोस्तों उल्कापिंड जमीन पर आते हैं, ये उल्कापिंड आकाश में घूम रहे होते हैं, इनका कोई पथ निश्चित नहीं होता है। तो ये कभी कभी वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर देते हैं, और जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो ये वायुमंडल में जल जाती है इनकी ऊपरी परत, और इनके अंदर का भाग जो ठोस भाग होता है वो गिर जाता है। तो इसके आंतरिक भाग में ठोस चट्टानें होती हैं, जिससे हमें ये पता चलता है, हम ये अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी भी अंदर से ठोस ही होगी, क्योंकि उल्कापिंड भी उन्हीं पदार्थों से बने हुए हैं जिन पदार्थों से हमारी पृथ्वी की रचना हुई है। भूकंपीय तरंगे भी हमें जानकारी देते हैं, तो सबको हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला जो है दोस्तों हमारा, वो है घनत्व। क्या है दोस्तों? घनत्व, डेंसिटी। तो इसको अब देखो, हमारी जो पृथ्वी है वो 3 परतों में बटी हुई है। ठीक है, कितनी परतों में? जैसे सबसे ऊपरी परत तो भू प्रॉपर्टी है, और एक मेंटल है, और एक क्रोड है। तो इसका जो घनत्व का मतलब समझेंगे। देखो, कोई भी, ये मैंने एक बीकर लिया, बीकर एक डिब्बा मान लीजिए, कुछ भी। अब यहाँ पे कंकड़ डले हुए हैं, चट्टाने रेत डले हुए हैं, सही है, और जो कि बहुत घन के हैं। ठीक है, और ऊपर को थोड़ा छीदा होता जा रहा है, ये ऊपर को दूर दूर होता जा रहा है, यहाँ को थोड़ा घन का होता जा रहा है। अब यहाँ जहाँ पे ज़्यादा घना है वहाँ घनत्व अधिक होगा, वहाँ घनत्व अधिक होगा, और जहाँ ये थोड़े दूर दूर हैं वहाँ घनत्व कम होगा। तो घनत्व का मतलब क्या है? घनत्व हमें एक तरीके से ये बताता है कि कौन सी चीज़ कितनी घनी है या कितनी घनी नहीं है। अर्थात उसमें भार, जो चीज़ें घनी होंगी वहाँ पे भार भी ज़्यादा होगा। तो भार और आयतन के अनुपात को, द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को वास्तव में घनत्व कहते हैं। लेकिन आप आगे समझिए, तो हमारी जो भू प्रॉपर्टी है, अर्थात ये वाली, तो यहाँ पे तत्वों की ज़्यादा सघनता नहीं है, तो इसलिए इसका जो घनत्व है वो कम पाया जाता है। जबकि जो क्रोड है, जो अंदर वाली परत है, यहाँ पे तत्वों की बहुत ज़्यादा सघनता है, बहुत ज़्यादा घने एक दूसरे से गुत्थम गुत्था लगे हुए हैं। तो यहाँ का जो घनत्व है दोस्तों वो अधिक पाया जाता है।
तो इस तरीके से अब ऊपर का कम और आंतरिक का परत का ज़्यादा है, तो पूरी पृथ्वी का यदि औसत तापमान, औसत घनत्व बताया जाए, लगाया जाए, तो वो 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। तो ये आप याद रखेंगे। क्रोड का देखो परीक्षा में आया हुआ है कि क्रोड का, हमारी पृथ्वी के जो क्रोड है उसका घनत्व कितना होता है, या संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना होता है। तो ये दो आप याद करके रखेंगे। इनमें भी आ जाता है क्वेश्चन जो ये हमारे प्रत्यक्ष स्रोत और आंतरिक स्रोत थे, इनमें भी आ जाता है। ऐसे ऑप्शन दे देगा कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा पृथ्वी का प्रत्यक्ष स्रोत है, पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के संबंध में प्रत्यक्ष स्रोत है, तो ऐसे आ जाता है। एक चीज और है, जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी, तो पृथ्वी की जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है, जैसे ये जा रही है बढ़ती हुई, तो वैसे वैसे घनत्व भी बढ़ता जाता है। दोस्तों जो ये तीन चीजें हैं, देखो पृथ्वी की घनत्व की गहराई के साथ घनत्व भी बढ़ता है, दाब भी बढ़ता है। भाई प्रेशर तो और ज़्यादा ही होता जाएगा ना जैसे जैसे अंदर जाएंगे, और ताप भी बढ़ता है। ठीक है, ताप इसलिए बढ़ता है क्योंकि पृथ्वी अंदर से गर्म है, तो ताप में भी वृद्धि होती जाती है। चलिए आइए अब हम पढ़ेंगे दाब। दाब के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों दाब यानी कि प्रेशर, गहराई बढ़ने के साथ साथ दबाव भी बढ़ता है। दाब बोल दो, दबाव बोल दो, बात एक ही है। और दबाव बढ़ने से घनत्व बढ़ता है। भाई जैसे दबाव बढ़ेगा, किसी भी चीज़ पे दबाव बढ़ेगा, तो जो चीज़ें दूर दूर हैं वो करीब आएंगी, एक दूसरे के करीब आएंगी, हैं। भाई ताप और दाब जब बढ़ेगा तो एक दूसरे के करीब आएंगी, तो घनत्व तो ऑटोमेटिक ही बढ़ना है। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि एक सीमा पर जाकर घनत्व रुक जाता है। आप फिर कितना ही भी दबाव दे लो, फिर घनत्व नहीं बढ़ेगा। घनत्व की एक सीमा है, समझ रहे हैं, घनत्व नहीं बढ़ेगा। भाई ये बहुत ज़्यादा ही नज़दीक तो जा सकती हैं, उसके बाद भी तुम इस पर दबाव दे रहे हो, तो ऐसे तो है नहीं, फिर भी दबती चली जाएंगी। तो एक सीमा पर ये आके रुक जाती है, इसलिए घनत्व अधिकतम जो है वो रुक जाता है, घनत्व रुक जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दबाव नहीं बढ़ रहा, दबाव लगातार बढ़ता रहता है। तो इससे पता ये चलता है कि हमारी जो पृथ्वी की आंतरिक चट्टानें हैं, जब घनत्व से बहुत ज़्यादा दबाव के कारण घनत्व बहुत ज़्यादा हो गया है उनका, तो हमारी जो आंतरिक चट्टानें हैं वो अधिक घनत्व वाली भारी धातुओं से बनी हुई चट्टानें हैं। इससे ये तात्पर्य निकलता है। अब आइए बात करते हैं तापमान की। तापमान में भी लिखना तो बस याद तो इतना रखना है कि हमारी जो पृथ्वी का तापमान है वो गहराई के साथ बढ़ता जाता है, लेकिन कितना बढ़ता है, और इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस पे ये याद रखेंगे, प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पे जाने पर, प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है। जैसे ही तुम 32 मीटर का गहरा खड्डा खोदोगे नीचे ज़मीन में, तो आपके 1 डिग्री तापमान की वृद्धि हो जाएगी। फिर 32 मीटर खोदोगे तो 2 डिग्री। भाई औसतन अगर तुम कोई भी पर्यावरण है, अगर औसतन समझ लो, ये मान के चलिए 25 डिग्री भी तापमान होया आपका, कितना होया, 25 डिग्री तापमान भी होया, और आप वहाँ पे ज़मीन में, धरती में कोई खड्डा खोद रहे हैं, तो आपने अब देखो 1 किलोमीटर खड्डा भी खोदा, तो 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर, और 32 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा, 4 अट्ठे 32, और 4 से ये काटा 250, फिर ये 2 से काट दो 4, और 125, और 4 तिया 12, और 4 एकन 4, लगभग 41% की वृद्धि हो रही है। 41% की नहीं, सॉरी 41 डिग्री सेंटीग्रेड की। अब सोचो 25 डिग्री ऑलरेडी था, 41 और ये बढ़िया। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ 86 डिग्री तापमान हो गया, ये 100 डिग्री पे पानी उगलने लगता है, और तुमने 1 किलोमीटर का ही खड्डा खोदा है अभी ज़मीन में, और तापमान बैठ रहा 85 के करीब, 85-86 के करीब, और ज़्यादा ही बैठेगा। तो आप ये लगाओ आप कितना गहरा खड्डा खोद सकते हैं। तो वैज्ञानिकों ने खड्डा खोदने की भी कोशिश की है, जिसे हम प्रवेधन परियोजना कहते हैं, रूस में की थी। ठीक है, वैज्ञानिकों ने खड्डा खोदा, तो वैज्ञानिक 12 किलोमीटर गहराई तक ही खोद पाए गड्ढा पृथ्वी में। और है कितनी त्रिज्या, कितनी गहराई, कितनी, 6370 किलोमीटर, अगर केंद्र बिंदु पे पहुंचना है तो। हाँ, कुछ अंदाजा है? 6370 किलोमीटर की अपेक्षा आप केवल 12 किलोमीटर का खड्डा खोद रहे हैं वैज्ञानिक, तो उन्होंने खड्डा उनको बंद करना पड़ा। सबसे ज़्यादा जो गहरी खाने हैं ना, आज तक जो सबसे ज़्यादा गहरी खाने खुदी हैं, खानों में तापमान इसलिए तो ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि गहराई पे आ रहा है।
तो सबसे ज़्यादा जो गहरी खाने हैं वो दक्षिण अफ्रीका में है, सोने की खाने, गोल्ड खाने, वो भी 3 से 4 किलोमीटर की गहराई पे हैं केवल, इससे ज़्यादा गहरी नहीं है। इतनी गहराई से उनमें से सोना निकाला जाता है। तो आप ये समझ लें क्या फैक्ट आता है, फैक्ट ध्यान रखेंगे कि 32 मीटर की गहराई पे जाने पर 1 डिग्री तापमान की वृद्धि होती है। सही है। आगे हम चलते हैं प्राकृतिक स्रोत, ज्वालामुखी। दोस्तों ये आप थ्योरिकल पढ़ रहे हैं और ये वन लाइनर नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चन इन्हीं में से बनते हैं। बहुत सारे बच्चे हो सकता है ये समझें अपने आप को कि पता नहीं भाई कितना डीपली पढ़ा रहे हैं, कितना फालतू एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना डीपली पढ़ोगे जॉब उतनी जल्दी लगने वाली है, क्योंकि वन लाइनर तो आप रट के भूल जाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका सबसे बेस्ट होता है, आप वन लाइनर ना रट के आप लोग थ्योरिकल पढ़िए, आप बेसिक पढ़िए, आप फाउंडेशन, ये ज्योग्राफी की फाउंडेशन क्लास है एक तरीके से, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम तो प्राकृतिक स्रोत के बारे में जानते हैं, ज्वालामुखी, जो कि एक हमारा प्रत्यक्ष स्रोत भी है। तो ज्वालामुखी से हमें क्या पता चलता है कि तरल मैग्मा धरती पे आता है। ज्वालामुखी से हमें क्या पता चलता है, तरल मैग्मा हमारी पृथ्वी पर आता है। लेकिन क्या इससे ये पता चल पाता है कि वो तरल मैग्मा कहाँ से आ रहा है? इससे हमें ये तो पता चल रहा है कि अंदर से पृथ्वी का कोई ना कोई आंतरिक भाग तो तरल है भाई, जब तभी तो आ रहा है ना मैग्मा। कहीं जब अंदर होगा, हमारी इस पृथ्वी के अंदर होगा, तभी तो आ रहा है मैग्मा, ऐसी थोड़ा ही नहीं आ गया कहीं से। तो इससे हमें ये सिद्ध होता है, ज्वालामुखी क्रिया से हमें ये पता चलता है, जो ज्वालामुखी फटते हैं धरती पर, कि हमारी पृथ्वी आज भी अंदर से तरल है। जैसे कि ये माना जाता है कि पृथ्वी सूर्य से अलग हुई है, और सूर्य जिस प्रकार से आज भी तरल पदार्थों से ही बना हुआ है, सूर्य कोई ठोस गोला नहीं है जहाँ से ऊष्मा आ रही है, उसकी ऊर्जा आ रही है जो हमें प्राप्त होती है, जिसको हम सूर्य तप कहते हैं, वो एक द्रव्य पदार्थ है, गैसें हैं उसमें। तो ऐसे ही हमारी पृथ्वी जो है ऊपर से तो ठंडी हो गई, ऊपर से तो ठंडी हो गई, लेकिन अंदर से आज भी गर्म है। लेकिन अंदर से गर्म है, अब अंदर से कौन सा भाग गर्म है? ये वाला भाग गर्म है, ये वाला गर्म है, या ये वाला गर्म है, इसका क्लियर नहीं हो पाता है। तो इसके कुछ अनुमान लगाए गए हैं। तो केंद्र भाग तरल होता, हाँ, तो इसमें ये बात समझने वाली है कि यदि हम ये जो हमारी पृथ्वी, अगर इसका ये बीच का भाग तरल होता, द्रव्य पदार्थ होता, द्रव पदार्थ होता, द्रव अवस्था में होता, तो जो हमारी पृथ्वी आज स्थिर घूमती है वो नहीं घूम पाती। स्थिर घूमती है ना हमारी पृथ्वी, स्थिर क्या, अरे आप भाई सही सलामत तो रह के पृथ्वी पे काम कर रहे हो, कभी आपको पता चलता है कि पृथ्वी घूम रही है, और जबकि पृथ्वी घूम रही है, लेकिन कभी आपको पता तो नहीं चलता। तो इसका मतलब क्या, हमारी पृथ्वी जो घूम रही है, लेकिन वो घूमते हुए भी स्थिर है। अब सोचो, लेकिन अगर पृथ्वी का ये भाग, बीच का भाग अगर तरल होता तो हमारी पृथ्वी स्थिर नहीं रहती, क्योंकि ये तरल पदार्थ में हलचल पैदा होती, और जब ये इस तरल पदार्थ में हलचल पैदा होती तो इधर से उधर पृथ्वी का डिसबैलेंस होता और हमारी पृथ्वी स्थिर नहीं रह पाती। क्योंकि तरल पदार्थ गति ज़्यादा करता है। जब टैंकर, ट्रक के पीछे जो टैंकर बनाए जाते हैं, उनमें भी तेल एक साथ झोंक ना मारे तो उनमें भी छोटे छोटे खाने बनाए जाते हैं, वो तुम्हें बाहर से ही टैंकर दिखता है, ठीक है, ताकि सारा तेल, जो सारा द्रव है, वो एक साथ आगे पीछे ना हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये स्थिर नहीं रह पाती, ठीक है। और दूसरा, यदि पृथ्वी अंदर से तरल होती, पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल होता, तो पृथ्वी का घनत्व भी अधिक नहीं होता। जबकि मैंने तुम्हें बताया कि हमारे क्रोड का जो घनत्व है वो 11 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है, अर्थात पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो, ये जो आंतरिक भाग, बीच के भाग का जो घनत्व है वो अधिक है। और घनत्व अधिक तभी होगा जब चट्टानें सघन होंगी, भारी होंगी, घनी होंगी। आ रही है बात समझ में? तो इससे तो ये पता चलता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो आंतरिक भाग, तो हमारी पृथ्वी का आंतरिक भाग तो कैसा है, कैसा है, ठोस है, क्योंकि घनत्व ज़्यादा, पृथ्वी स्थिर चल रही है तो द्रव हो नहीं सकता, ठीक है। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही लोहे जैसी कठोर चट्टानें हैं। चलिए, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आगे
आगे क्या है, आगे पढ़ना है हमें उल्का पिंड। तो उल्का पिंड के बारे में वैसे मैं बता चुका हूँ, ये भी ठोस संरचनाएं हैं और ये भी अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, लेकिन मैंने बताया इनका पथ निश्चित नहीं है। और कभी कभी जब ये पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव में या गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आने से ये पृथ्वी से टकरा जाते हैं, पृथ्वी की ओर को आ जाते हैं। तो जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं उल्का पिंड, तो इनमें आग लग जाती है। भाई हवा रोकेगी ना, और ये गिर रहे हैं बहुत स्पीड गति से नीचे को, पृथ्वी की ओर को, और पृथ्वी की ओर को जब गिर रहे हैं तो हवा इसको रोक रही है, जिससे घर्षण के कारण इनमें क्या लग जाती है, आग लग जाती है। और इनकी जो बाहरी, तभी तो उसको हम उल्कास्म कहते हैं। उल्का पिंड, उल्कास्म, पुच्छलधारे, ये सब पढ़ा है तुम्हें मैंने पहले की क्लास से देख लो जाके। तो घर्षण से इसमें आग लग जाती है, जिसको उस समय उल्कास्म कहा जाता है, और इसकी बाहरी परत जलकर नष्ट हो जाती है। जो शब्द मैंने नहीं लिखे अपने हिसाब से लिख लेना, पूछा तो तुम्हें ये जाएगा कि कौन कौन से जानकारी का स्रोत देते हैं, इनके अंदर की डिटेल नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो और आंतरिक भाग जो है अनावृत हो जाता है। अनावृत का मतलब है दिखने लगता, आंतरिक भाग ही बचता है जब पृथ्वी पे गिरता है, और जहाँ गिरता खड्डा कर देता। महाराष्ट्र में लोनार झील है, महाराष्ट्र में गिरी, जहाँ पे ये उल्का पिंड गिरा था, आता है इस पे भी क्वेश्चन, लोना, और यहाँ पे अब पानी भर गया, ये खड्डा बन गया था, तो अब इसको लोनार झील बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि भारत में कौन सी झील उल्का पिंड के द्वारा गिरने से बनी है, तो लोनार झील याद रखना, महाराष्ट्र में पड़ती है, हैं। तो ये आंतरिक भाग अनावृत हो गया, अनावर्त खुल गया, दिखने लगा, तो उसमें क्या है, उसमें भी कठोर चट्टानें, केंद्रीय भाग में भारी पदार्थों का संगठन मिलता है, कठोर चट्टानों का संगठन मिलता है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, इससे ये सिद्ध हुआ कि हमारी पृथ्वी भी इसी की तरह, इन्हीं की तरह, उसके भी आंतरिक भाग में क्या है, कठोर चट्टानें हैं। तो ये हमें जानकारी मिलती है। आगे भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगों से क्या जानकारी मिलती है। तो वास्तव में भूकंपीय तरंगे जो होती हैं बच्चों, वो दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, दो, एक भूगर्भीय तरंगे और एक धरातलीय तरंगे, ठीक है दोस्तों। तो भूगर्भीय जो तरंगे है उसके भी दो पार्ट हैं, एक प्राथमिक तरंगे और दूसरा है द्वितीयक तरंगे। सबसे पहले समझो, भूकंप तरंगे कितने, दो, भूगर्भीय तरंगे, धरातलीय तरंगे। भूगर्भीय तरंगे कौन सी होती है, भूगर्भीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में गति करती हैं, और धरातलीय तरंगे वे होती हैं जो धरातल के समांतर गति करती हैं। समझ में आ गई बात। अब इसमें दो हैं जो पृथ्वी के गर्भ में गति करती हैं अंदर। तो पहली पी प्राथमिक तरंगे और दूसरी हैं इसी में एस द्वितीयक तरंगे। प्राथमिक तरंगे क्या है, धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं, गैस, तरल, ठोस और तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती हैं। मतलब ये पृथ्वी, यहाँ उत्पन्न हुआ भूकंप, इसके सामने यहाँ रास्ते में द्रव आओ, उससे भी निकल जाएंगी, ठोस आओ, उससे भी, गैस आओ, उससे भी, यानी कि टकरानी है ये धरातल से आके, और चारों ओर को चलती हैं, चारों ओर को गमन करती हैं, ध्यान रखना। द्वितीयक तरंगे क्या हैं, तो ये तो सबसे पहले पहुंचती हैं। द्वितीयक तरंगे जो हैं इनके कुछ समय बाद पहुंचती हैं धरातल पर, इसलिए इन्हें द्वितीयक तरंगे कहते हैं। और इसका एक गुण है, केवल ठोस पदार्थों में ही चलती हैं, जो एस तरंगे होती हैं। अर्थात अगर कोई तरंग यहाँ से चलने लगी और यहाँ बीच में तरल पदार्थ है, तो ये तरंगे इसमें प्रवेश होकर वहीं पे समाप्त हो जाएंगी। तो जो सिस्मोग्राफ है, जो भूकंप की रेखाओं का अध्ययन करता है, उस यंत्र से ये पता चला, जब वहाँ पे आरेख बना, रेखाओं का आरेख बना, भूकंप की रेखाओं का आरेख बना, उसमें ये पता चला कि भी एस तरंगे पृथ्वी पे रुक जाती हैं धरातल पे। ठोस भाग से तो पहुँच जाती हैं, लेकिन रास्ते में कहीं द्रव पदार्थ है तो ये रुक जाती हैं। अर्थात देखो ऐसे, यहाँ से उत्पन्न हुई, अब चारों दिशाओं में गमन कर रही हैं ये, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ से ये मुड़ गई इस तरफ को, इस तरफ को, इस तरफ को, और यहाँ को नहीं आ पाई, ये छाया वाला भाग रह गया, ये वाला दिख तो रहा है ना आपको, ये छाया वाला भाग रह गया, ये यहाँ नहीं आ पाई, ये इस तरंगे है, इधर को सब में जा रही हैं ये,
लेकिन यहाँ पे नहीं आ पा रही, यहाँ तक रुक गई है। तो ये द्रव पदार्थ है, इसमें को नहीं निकल पा रही है ये, क्योंकि ये केवल ठोस में चलती हैं। तो इससे ये सिद्ध हुआ, इससे ये पता चला कि भी ऐश तरंगे अगर रुक रही हैं, इस प्रकार से रुक रही हैं, यहाँ पे नहीं आ रही, इसे छाया क्षेत्र बोलते हैं, ऐश तरंगों का छाया क्षेत्र। जब ये रुक रही हैं तो इसका मतलब ये है कि पृथ्वी अंदर से क्या है, तरल है। लेकिन अभी तुमने पीछे सुना कि बीच वाला भाग तो ठोस है, ये ध्यान रखना। हाँ चलिए, तो कहने का मतलब यह है, क्वेश्चन ये बन गया यहाँ से कि ऐश तरंगे वे तरंगे हैं तीनों तरंगों में जिनसे हमें भूगर्भ के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सहायता मिलती है। कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। भूकंप की तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? 3। मुख्यतः 2 हैं, लेकिन 3 तरंगे मानी जाती हैं, P, S और L। जो L है वो धरातलीय तरंगे होती हैं, ये वाली सबसे बाद में पहुंचती हैं, सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं ये वाली जो धरातलीय तरंगे, क्योंकि धरातलीय तरंगों में इमारतें खिसक जाती हैं, चट्टानें खिसक जाती हैं, जिससे बिल्डिंगें गिर जाती हैं। ठीक है, तो कितने सारे क्वेश्चन बने। तरंगों के कितने प्रकार? 3, P, S, L। सबसे पहले धरातल पर कौन सी तरंगे पहुंचती हैं? प्राथमिक तरंगे। उसके बाद कौन सी पहुंचती हैं? द्वितीयक तरंगे। ठोसों से कौन सी तरंगे नहीं गुजरती हैं? कौन सी तरंगे द्रव्य से नहीं गुजरती हैं? ऐश तरंगे। तीनों से कौन सी गुजर जाती हैं? पी तरंगे। धरातलीय के क्षैतिज में कौन सी तरंगे चलती हैं? एल तरंगे। सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंगे कौन सी होती हैं? एल तरंगे। सबसे बाद में कौन सी पहुंचती है? धरातलीय तरंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बन के आते हैं। इसके बाद जो बच्चों अगला टॉपिक है वो हमारा पृथ्वी की रासायनिक संगठन एवं विभिन्न परतें हैं। दोस्तों आपको ये हमारा जो प्रयास है ये आपको कैसा लग रहा है? ये नोट्स कैसे लग रहे हैं? क्या इसी प्रकार से नोट्स आगे बनाते रहें या फिर हैंड टू हैंड जैसे मैं लिखता हूँ, पहले की कुछ वीडियो में लिखे हैं मैंने, इस प्रकार से लिखूँ? आप अपने सजेशन ज़रूर दें, कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ये यार तुम लोगों के लिए हैं और इसको बढ़ाओ चैनल को। ठीक है, और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए और कुछ अच्छा करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।